लेट्स हेल्प हिम आउट, लेट्स गेट हिम आउट ऑफ दिस मेस। इसने कुछ भी नहीं किया। मैं एक तो दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मैं 4 दफा काम पे लगा और 4 दफा इन्होंने मुझे बुलाया और 4 दफा ही मैं उस नौकरी से हाथ धो बैठा। 6.25 लाख रुपए का मेरा खर्चा हो चुका था। इतनी सारी गिरफ्तारियां में हाँ जी, गिरफ्तारियों में। और वो कहाँ से दिया था? 2 बाइक्स थी घर की, वो सेल कर दी। भाई ने, वाली साहब ने कर्जा पकड़ के जो जो बंद कहते थे वो पूरे कर देते थे। कैसे उतरेगा कर्जा? बस अल्लाह पे भरोसा है, अब काम करेंगे, जाहिर सी बात है। ये 9 मई के एक दिन ने पूरी जिंदगी नहीं उल्ट करके रखी। उस दिन मैं डिलीवरी के लिए ही आया था क्योंकि मेरा रूट इस साइड का था। उन्होंने मुझे डिलीवरियां जो 2 मेरे पास पड़ी थी वो ना देने की वजह से मुझे चार्ज भी किया। 6,400 रुपए मेरे साथ 2 बॉक्स के चार्ज किए थे। आपकी तनख्वाह में से? हाँ जी। और आपकी तनख्वाह कितनी? मेरी 20,000 रुपए सैलरी थी। उन्होंने वाले साहब को ये धमकी ये लगाई थी कि अगर आप उसको बताएंगे, अगर वो चला गया तो हम आपकी बेटियों को भी उठा लेंगे और आपको भी उठा लेंगे। मुझे किस केस में आप लेके जा रहे हैं? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। KPK के दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं, हमें उसमें वो मतलूब है। उसके बाद इन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया वहाँ पे ड्राइवर में। तकरीबन 6 घंटे इन्होंने तशद्दुद किया। अब जिंदगी नॉर्मल हो गई है? कुछ नहीं, जिंदगी नॉर्मल क्या होनी है, जिंदगी और परेशानियों में डूब गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। ह्यूमंस ऑफ नाइन्थ में हमारी एक सीरीज़ जिसमें डिफरेंट स्टोरीज नाइन्थ में लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बदली हम आपकी खिदमत में ला रहे हैं। एक स्टोरी है आज के इस ब्लॉग के अंदर भी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि उसको रिपोर्ट में आपके सामने करूँ कि उसका सर पैर ही नहीं बन रहा कि एक बंदे का लेना देना ही कोई 9 मई से, ना उसका एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी बाय नेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना है। और इस बच्चे की ज़िंदगी कैसे 9 मई ने बदल के रख दी है, वो कुछ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। टू बी ट्रू, एट टाइम्स इस तरह की स्टोरीज आती हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपके सामने रिपोर्ट भी क्या करूँ। अब ऐसा सामने बेटे, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप करते क्या हो? मैं मजदूर हूँ, ठीक है, और मुख्तलिफ काम जो मुझे मिल जाए वो करता हूँ। 9 मई को आप कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? 9 मई को मैं गुलबर्ग 3 में रेस्टोरेंट है चांदनी चौक, ओके, मैं वहाँ पे डिलीवरी बॉय का काम करता था। ठीक है। हाँ जी। तो कहाँ पे थे आप उस दिन, क्या कर रहे थे जिस दिन 9 मई हो रहा था? क्या आप प्रोटेस्ट में गए थे, एहतजाज में गए हुए थे कहीं पे, या क्या कर रहे थे आप? नहीं साकिब भाई, ऐसा है कि जब इतनी दूर आना है बंदे ने तो फिर इन कामों के लिए नहीं आया जाता। अच्छा, आप कहाँ के रिहायशी, कहाँ के हो आप? मैं बेसिकली भावलपुर का हूँ, ओके, मगर खानपुर में रहता हूँ। ऑल राइट। और आप लाहौर में सिर्फ काम के लिए? काम के लिए आता। ओके, ठीक है। और उस दिन मैं डिलीवरी के लिए ही आया था क्योंकि मेरा रूट इस साइड का था। ओके, मेरे पास 5 डिलीवरियां थी जिसमें से मैंने 3 दे दी थी, तो 2 मैं ना दे सका। ठीक है। जिसमें कैंट एरिया में डिलीवरी मौजूद थी, राहत बेकरी के पास। तो मैं जब वहाँ देने आया हूँ तो वहाँ पे दंगा फसाद हो रहा था कैंट में? कैंट में। ओके, तो जाहिर सी बात है, मैं खुद परदेसी हूँ, बिल्कुल ठीक। तो मैंने अपने आप को सेव करने की कोशिश की। होटल वालों से रब्ता किया, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आप अपने आप को सेव कर लें। तो मगर वहाँ पे कुछ हालात ही ऐसे थे कि जो बेकाबू होते हुए नजर आए और हमें काफ़ी टाइम लग गया, तकरीबन 3-3.25 घंटे जो है ना वहाँ पे हम खड़े रह गए। वहाँ पे एक पंप था, फैमिलीज वगैरह खड़े थे, बच्चे खड़े थे वहाँ पे, तो वहीं पे मैंने अपनी बाइक लगाई और खड़ा हो गया। ठीक है। और 9-9:15 का टाइम होगा तकरीबन, जब आर्मी वालों ने आके रोड क्लियर किया, उन्होंने कहा कि अब रोड क्लियर हो गया, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। और मैं क्योंकि यहाँ का रहायशी भी नहीं हूँ, मुझे इतनी जगह का भी नहीं पता, तो मैं जिस रोड से आया था, जे रोड वाली साइड से, तो गुलबर्ग 3 से ये जो पुल क्रॉस होता है सिद्दीक सेंटर वाली साइड से, तो मैं इस साइड से गया था, तो मुझे इसी साइड का पता था। मैं जब इस साइड को वापस मुड़ा हूँ तो मुझे उन्होंने कहा कि ये रोड अभी क्लियर नहीं है, आप यहाँ से सीधा चले जाएं। ओके। तो मुझे नहीं पता मैं वहाँ से किधर से होता हुआ मैं वापस पहुँचा पूछ के, क्योंकि कुछ रिक्शे वालों से पूछा, कुछ कोई बंदे वहाँ पे मिले, उनसे पूछा कि मैंने सेवना पुल की तरफ जाना है, मुझे बता दें कोई रास्ता। तो जैसे जैसे वो बताते गए तो मैं वैसे वैसे वापस पहुंचा। तकरीबन मुझे वापस आते आते 11-11:30 का टाइम हो गया था कि रास्ता मुझे ना मिलने की वजह से। जब मैं वापस रेस्टोरेंट पे पहुंचा तो 11:15 का टाइम था। 9 बजे आप वहाँ से तकरीबन चलते हो? और हाँ जी, 9:15 9:30 उस दिन इतना टाइम लगना कोई ये गैर मामूली क्योंकि बात जिस साइड पे जाते थे रास्ते बंद होते थे, ऐसी पुलिस खड़ी थी आगे या जो हाँ जी, क्योंकि जब जो हमने हालात देखे थे तो उस वजह से हमें अपने मुआवजे से भी डर लग रहा था, क्योंकि वो गाड़ियां भी तोड़ रहे थे, तो ये सारा मामला नजर आता है। क्योंकि हम
अगर यहाँ पे कुछ हो जाता तो पीछे किसने आना था, किसी ने भी नहीं आना था। ठीक है, और परदेसी होते तो बंदा ज्यादा डर जाता है। हाँ जी। फिर मैं रेस्टोरेंट चला गया हूँ। रेस्टोरेंट में गया हूँ तो उन्होंने मुझे डिलीवरियाँ जो 2 मेरे पास पड़ी थी वो ना देने की वजह से मुझे चार्ज भी किया। हाँ जी। हालांकि उस दिन तो सबसे पहले कंसर्न या सबसे पहली तशवीश ये होनी चाहिए थी कि आप खैर वाफियत से वापस आ गए हो। हाँ जी। बस वो उन्हें काफ़ी मैंने कहा कि देखें, मैं तो अपना गया हुआ था डिलीवरी करने के लिए, मगर जो डिलीवरियाँ हो सकी वो मैंने की, जो नहीं हो सकी वो मैं आपके नहीं कर सामने जिस सकते। वजह से मैं नहीं दे सका। हालांकि मैंने होटल में राब्ता करके भी उन्हें बताया, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आप अपने आप को सेव करें, मगर जब रेस्टोरेंट पे वापस पहुंचे तो उन्होंने वो चार्ज किए। उन्होंने डिस्काउंट के साथ वो तकरीबन 6,400 रुपये मेरे साथ 2 बॉक्स के चार्ज किए थे आपकी तनख्वाह में से। हाँ जी। और आपकी तनख्वाह कितनी मेरी थी? 20,000 रुपये सैलरी थी। मतलब 6,500 उसमें से कट हाँ गया, जी। 13,500 आपका। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद सैलरी आती है, वो मेरी तनख्वाह काटते हैं और 16 मई को मैं वहाँ से रिज़ाइन कर देता हूँ कि जब आप इन हालात में आप बंदे के साथ नहीं खड़े होते तो फिर मुझे काम करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम गरीब बंदे हैं। मैं अपना खर्चा निकालने के बाद मैंने 10 से 12,000 रुपये घर भिजवाना है, ठीक है ना, जिसमें से मैंने अपना खर्चा भी रखना है कि 100 बंदे के लिए मसले मसाइल बन जाते हैं। यहाँ पे कोई इतने पैसे होने चाहिए 2-4 हज़ार रुपये, ताकि बंदा अगर एमरजेंसी कोई तबीयत ख़राब हो जाए तो बंदा कर सके। उसके बाद मैं काम करने लग गया सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी का काम करते करते 22 नवंबर तक मेरे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया, पुलिस की जानिब से, किसी किस्म की जानिब से। और आपके ज़हन में था कोई कि आप गिरफ्तार हो सकते हो इस मामले नहीं, में? मेरे जहन में नहीं था। कुछ ज़हन में नहीं। अच्छा, एक और सवाल मैं भूल गया, पीटीआई के वर्कर हो या आप सपोर्ट करते हो पीटीआई को? देखें जी, मैं पहले पसंद करता था सिराजुल हक साहब को, जमात इस्लामी को। ठीक है। क्योंकि जमात इस्लामी के जो MNA MPs हैं वो हमारे हमसाये रह चुके हैं। अच्छा, वहाँ पे भावलपुर में। ठीक है। और उनके बेटों के साथ भी दोस्ती, तो मैं शुरू से सिराजुल हक को पसंद करता था। ठीक है। मगर ये जो 6 माह में मेरे साथ हुआ ना, इन्होंने जानबूझ के हमारे अंदर पीटीआई को भर दिया। जानबूझ के? हाँ जी। क्योंकि जो बंदा नहीं भी पसंद करता ना, जब उसके साथ ये सारा कुछ करते हैं तो बंदा कहता है कि यार मैंने ना करके भी मैं जलील हो रहा हूँ, अगर कर लेता तो वो ज्यादा बेहतर था। अच्छा, आप सिक्योरिटी गार्ड बन गए? हाँ जी, मैं सिक्योरिटी का काम करने लग गया फूलनगर के पास KPL फैक्ट्री में। 22 नवंबर की रात 11 बजे के वक्त इन्होंने वहां पे रेड की, पुलिस ने। इससे पहले इन्होंने रेड की थी मेरे घर में भावलपुर में और खानपुर में। किस तारीख को? 22 नवंबर को ही। ठीक है, क्योंकि खानपुर में मेरे बहनोई वाले भाई वाले रहते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने फैमिली को थ्रेट किया। तो वहाँ से फिर ये आ गए भावलपुर। तो भावलपुर में भी इन्होंने सिस्टरों को तंग किया। वालदा घर में थी, छोटी सिस्टरें घर में थी, इन्होंने काफ़ी वहाँ पे उनको तंग किया। फिर वाले साहब काम पे थे, तो वाले साहब ने बुला लिया कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, आप वहाँ पे आ जाएं। तो ये लोग वहाँ पे गए हैं, तो इन्होंने जाके पहली बात ये की है, जी अवैस किधर है? वाली साहब ने कहा कोई मसला है तो हमें बताएं, हम बैठे हैं। तो इन्होंने कहा जी उसके ना KPK के दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं, हमें उसमें वो मतलूब है। ओके। वाली साहब ने कहा कि मेरा बेटा है, मुझे इस बात का पता है, कोई मिलती जुलती बात करें समझ में आए। फिर उन्होंने कहा जी हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, ठीक है ना जी, और उसके ऊपर 9 मई का केस है, उस सिलसिले में हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। तो वाली साहब ने उनको बड़ा कहा कि देखें हम गरीब लोग हैं, ऐसा हमारा लिंक नहीं है कि हम किसी सियासी जमात में जाएं या किसी सियासी जमात को सपोर्ट करें या कोई ऐसे काम करें। मगर उन्होंने वाली साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो फिर घर में भी बड़े वही हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको वही मतलूब है तो हम वो देते हैं, मगर वादा करें कि आप उसको कहेंगे कुछ नहीं, और कहाँ लेके जाएंगे ये हमें बताएं। फिर वाली साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनको बताया कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, और उन्होंने मेरे साथ जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वाली साहब को ये धमकी ये लगाई थी कि अगर आप उसको बताएंगे, अगर वो चला गया तो हम आपकी बेटियों को भी उठा लेंगे और आपको भी उठा लेंगे। अल्लाह अकबर। तो उसके बाद मैं सोया पड़ा होता हूँ, रात की मेरी शिफ्ट होती है, मुझे कॉल करते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि मैं फ़लाँ जगह पे काम कर रहा हूँ। तो काम करने वो बात करने के बाद मोबाइल बंद कर देते हैं। मैं 6 बजे अपनी ड्यूटी पे चला जाता हूँ। ड्यूटी के दौरान मैं कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि शायद बाबा लाहौर ना आए हों, जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सी जगह पे हो कि मैं मिलता जाऊँगा।
जब मैं कॉल करता हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ बंदे आए हुए थे, वो आपका पूछ रहे थे। क्योंकि उन्होंने भी वादा कर दिया था कि मैं अपने बेटे को नहीं बताऊंगा, और उन्होंने भी वादा किया था कि हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, आप बता दें। तो बात करके बाबा कहते हैं कि अगर कोई मसला बनता है तो ठीक है ना, परेशान नहीं होना, हम हैं, पहुंच जाएंगे टाइम से, बाकी आगे अल्लाह खैर करेगा, झूठ नहीं बोलना, जो भी बात हो सच बतानी है। मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता किस लिए क्या बातें कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो 11 बजे का टाइम था, इन्होंने रेड किया, वहां से मुझे आके गिरफ्तार किया। मैं इनसे वहां पे भी पूछता रह गया कि मुझे किस केस में आप लेके जा रहे हैं, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे कहने लगे आपको थाने जाके बताएंगे आपको किस केस में लेके जा रहे हैं। आपको था कि फैक्ट्री में कोई झगड़ा हो गया होगा या चोरी डकैती है आसपास या देखें, कुछ रोज पहले वहां पे मामला, क्योंकि सिक्योरिटी का काम है, वहां पे कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं। तो एक तो वो गढ़ भी चोरों का है, एक तो गढ़ भी चोरों का है। कोई ऐसे मामला के पहले मेरे आने से तकरीबन पहले कुछ 1-2 हफ्ते पहले उनकी कोई किसी के साथ मुकाबला हुआ था। तो मैंने सोचा कि शायद कोई उस सिलसिले में लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरे होते हुए तो ना कोई ऐसा मामला हुआ है ना कुछ। चोरी डकैती हाँ या जी, कुछ नहीं। ठीक है। उनसे मैं पूछता रह गया, उन्होंने नहीं बताया। जब रायवंड ले आए हैं तो रायवंड इन्होंने मुझे थाने में ला के बंद कर दिया और इन्वेस्टिगेशन इन्होंने शुरू कर दी। तो उस दौरान इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या लेना देना है पीटीआई से। मैंने इनको कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा कि आप उस दिन तोड़ फोड़ में आए हो, हमारे पास आपकी तस्वीरें हैं, हमारे पास आपकी वीडियोस है। मैंने इन्हें कहा सर पहली बात तो ये है कि ना मैं किसी सियासी जमात को पसंद करता हूँ और ना ही मेरा कोई ऐसा जहन है। तो इसके बाद इन्होंने मुझे तशद्दुद करना शुरू कर दिया वहाँ पे रायवंड में। तकरीबन 6 घंटे इन्होंने तशद्दुद किया। उसके बाद इन्होंने मुझे हवालात में बंद कर दिया। 52 डेज, 52 दिन। हाँ जी, 52 दिन इन्होंने मुझे हवालात में बंद रखा। तो घर वालों को भी यही पता था कि रायवंड वालों के पास हैं। राब्ता होता था घर वालों से? नहीं, ये क्योंकि उधर बता के आए थे कि हम रायवंड लेके जाएंगे, मगर इन्होंने कहा जी आपका बच्चा सेव है, ठीक है, इसको कुछ नहीं कहा। और फिर इन्होंने मुझे तकरीबन पहले जब इन्होंने मुझे रखा था तो 17 दिन के बाद इन्होंने मुझे निकाल दिया था बाहर, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद इनको कुछ नहीं मिला। जब इन्होंने निकाला तो वालिद साहब मुझे लेने आए थे, भाई लेने आए थे। तो जब मुझे इन्होंने छोड़ा तो उस वक्त इन्होंने कहा कि अगर बाहर जाके आपने कोई बात की कि आपको मारा है या आपको कुछ कहा है तो एक बात याद रखना कि दोबारा भी आपने इधर ही आना है, और फिर अगर अगली दफा आओगे तो फिर आप वापस नहीं जाओगे। तो मैं घर चला गया। मैंने घर में, जाहिर सी बात है जब बंदा इतनी देर बाद जाता है तो सब पूछते हैं कि आपको किसी ने कुछ कहा? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कहा। अगर बताते तो घर वाले भी परेशान होते। इस तरह के हालात नहीं है कि बंदा कर ले। तो कुछ अरसा गुजरा है, तकरीबन 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते इन्होंने फिर बुला लिया। मैं खुद पेश हुआ हूँ जाके। इन्होंने फिर मुझे तकरीबन 22 दिन अंदर रखा है दूसरी दफा। 22 दिन अंदर रखने के बाद इनके इंचार्ज कमर साजिद बाजवा साहब थे उस वक्त। उन्होंने इनसे पूछा कि अगर यार इसके पास कुछ नहीं है तो इसको छोड़ो, क्यों इसको बंद किया हुआ है अंदर? ना उन्होंने मुझे इन 52 डेज में मुझे किसी अदालत में इन्होंने पेश नहीं किया। हालांकि जब मैं डिस्चार्ज हुआ इस केस से तो मुझे पता चला कि 24 घंटों के अंदर अंदर पेश करना होता है अदालत में। और कमर साजिद बाजवा साहब जो इंचार्ज थे रायवंड इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने ये सवाल किया, फिर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया फाइल पे साइन करने के बाद। अब उन्होंने मेरे ख्याल में किसी एसपी साहब से या डीएसपी साहब से किसी से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि इसको पेश करना है फलां जगह पे, इसको वहाँ पेश करो। मगर रात के 11 बजे फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इनको पेश करने की ज़रूरत नहीं है, इनको वापस भेज दो, ये बेबुनियाद है, ये बेगुनाह है। मैं वापस चला जाता हूँ। वापस जाने के बाद ये तकरीबन फिर 20 या 25 दिन के बाद मुझे फिर बुला लेते हैं। जब बुलाते हैं तो ये फिर मुझे छोड़ते नहीं है।
ये बुला लेते हैं मुझे और इधर हवालात में बंद कर देते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि भाई अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं 2 दफ़ा तो आप मुझे खुद रिहा कर चुके हाँ हैं जी, पहले। क्योंकि मैं एक तो दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मैं 4 दफ़ा काम पे लगा हूँ और 4 दफ़ा इन्होंने मुझे बुलाया है और 4 दफ़ा ही मैं उस नौकरी से हाथ धो बैठा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, बंदा किसी अपने जानने वाले से कहता है यार मेरा काम का अरेंज करो, मैंने काम करना है, मेरे हालात नहीं ठीक, बंदा उधर जाता है, अब 10 दिन काम करे, ये तनख्वाह भी वापस नहीं। बुला ले, वो 10 दिन भी ज़ाया हो गए। ठीक है। ठीक है ना, उधर से फिर वो वापस रखते भी नहीं है। जब कोई ऐसा मामला होता है, बंदा कोई भी वो यही कहता है कि यार हम ऐसे पुलिस के बंदे को नहीं, मामले हाँ में जी, हम नहीं पुलिस के पड़ते। मामले में हम नहीं पड़ते। तो इन्होंने कहा जी नहीं, इस दफ़ा ना 9 मई दोबारा आ रहा है, हम्म। तो इसलिए आपको बंद किया हुआ है। अच्छा, ये 9 मई से पहले अब हाँ था। जी, ये 9 मई से पहले तकरीबन 22 से भी ज़्यादा दिन उन्होंने मुझे अंदर रखा था। फिर ये लास्ट टाइम उधर रेवंड में ही। तो एंड 9 मई गुजर गई, 10 मई आ गई, 11 मई को इन्होंने मुझे, 10 मई वाले दिन इन्होंने मुझे ना, नहीं सॉरी 9 मई को इन्होंने मुझे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के यहाँ पेश किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने भी मेरी फाइल पढ़ने के बाद, मुझे पूछने के बाद, उन्होंने मेरी फाइल पे फाउंड भी इनोसेंट पर्सन लिख दिया था। उसके बाद हम वापस जा रहे थे तो उनको किसी की कॉल आती है कि इसको डीआईजी ऑफिस में पेश करना है। अब डीआईजी ऑफिस में जब हम अगले दिन गए हैं तो वहाँ डीएसपी साहब थे और एडीआईजी साहब ने मुझे इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने पूछा मुझसे कि हाँ भाई, आपका 3 घंटे 20 मिनट का टाइम है, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे। मैंने उनको सारी डिटेल बताई। उन्होंने कहा कि होटल वालों से रसीद वगैरह कुछ ले आए। मेरे साथ पुलिस वाले वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे जाके उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 माह का रिकॉर्ड होता है कि जो बंदा ऑर्डर लेके आता है, अब 1 साल पुराना रिकॉर्ड तो हम डिलीवरी का नहीं रख सकते। हमारा जो सॉफ्टवेयर है 3 माह का रिकॉर्ड होता है। बाकी उन्होंने हर चीज़ रिटर्न में लिख के दी। ये बंदा वाकई हमने भेजा था ये डिलीवरी। ये बंदा हमारे पास काम कर रहा था, डिलीवरी के लिए उस दिन गया था, फंसा भी था, और इसके जो चार्जेस थे वो होटल वालों ने काटे थे, क्योंकि जो मेन शेफ थे उन्होंने सारा बयान उनको रिटर्न में करके दिया। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर कहीं आपको अपना बयान की गवाही की जरूरत पड़ती है तो हम वो भी आपको वेरी देंगे, गुड, आके वेरी जहां गुड। आप बुलाएंगे हम वहां पे आके देंगे। तो अगले दिन दोबारा डीआईजी ऑफिस चले गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं, अगर रसीद है तो लाएं, वरना इसको प्रोसीड कर दें। तो मुझे वो प्रोसीड कर देते हैं थाना सर्वर रोड में। मैं परेशान था क्योंकि पीछे से मेरे साथ घर वाले भी नहीं थे, मैं अकेला आया हुआ था। कुछ दिन भाई रुके, वो चले गए वापस। बंदे को 100 परेशानी होती है। फिर मेन चीज़ ये थी कि अगर कोई खाना लेके आता था तो वो खाना नहीं देने देते थे। यानी कि इधर किसी दोस्त को पता चला, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट पे काम करता रहा हूँ, तो कुछ दोस्त खाना लेके आए इधर थाना सर्वर रोड में। तो हमारे जो इंस्पेक्टर थे अशरफ साहब, उन्होंने वो खाना भी ऊपर आने ना दिया, किसी से मुलाकात करने भी ना दी। तो बस मलक परवेज साहब की मेहरबानी है, उन्होंने। रब्ता कैसे हुआ मलिक साहब से? मैं डिलीवरी के लिए ना आजम मार्केट में जाता था। यहाँ चांदनी चौक में होते हैं? हाँ जी, चांदनी चौक रेस्टोरेंट में था, तो मैं डिलीवरी के लिए ना अक्सर इतनी दूर आजम मार्केट कहाँ की कहाँ है? ये दरअसल हमारे रेस्टोरेंट में ना पूरे लाहौर में डिलीवरी फ्री थी। अच्छा, पूरे लाहौर में? पूरे लाहौर में। ओके। तो पूरे लाहौर से जहाँ से भी ऑर्डर चला जाए, उनका जो डिलीवरी मैन है वो आपके पास ऑर्डर लेके आएगा। ओके। तो आजम मार्केट में जाता था, तो उस जिस शॉप पे मैं जाता था वो भी मेरी एज के हैं, तो उनसे दोस्ती हो गई थी। क्योंकि जब बंदा प्रदेश में होता है, कोई ठीक है, प्यार से हाँ बात जी, भी प्यार से करेगा बात कर ले और हंस खेल के, तो टाइम भी कभी नहीं पता चलता। तो वो दोस्त उनसे हो गई, तो उन्होंने मुझे वहां पे देखा थाने में? थाना सर्वर रोड में। वो किसी पीटीआई के, वो भी इसी में पीटीआई के केस में ना अरेस्ट हुए थे, मगर वो डिस्चार्ज हो गए थे। ओके। वो रात को अपना जब मोबाइल वगैरह लेने आए तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा, वैसे भी आप यहाँ पे कैसे आ गए? मैंने बताया, मैंने कहा यार मुझे तो इतने दिन से इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है और ना बात हो रही है घर में, ना कुछ हो रहा है, ठीक है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारा कुछ कैसे खत्म होगा। मैं परेशान था। तो इसने मुझे कहा कि मलक परवेज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है ना केस लड़ रहे हैं 9 मई का, तो मैं उनसे रब्ता करके आपके पास भिजवाता हूँ, हो सकता है आपकी कोई मदद हो जाए। तो उसी रात को मलक परवेज साहब मेरे पास आते हैं और आके मेरी फाइल वगैरह जो पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, मगर ये है कि आपने किसी
को पैसे वगैरह नहीं देने, अगर किसी को दिए भी हैं तो वो भी बताएं। मगर ये है कि मलिक परवेज इकबाल साहब के आने से पहले पहले 6.25 लाख रुपए का मेरा खर्चा हो चुका था पिछली सारी गिरफ्तारियों में हाँ जी, गिरफ्तारियों में। और वो कहाँ से दिया सारा 6.25 लाख? देखें 2 बाइक्स थी घर की, वो सेल कर दी और कुछ कर्जा पकड़ लिया। अल्लाह, ठीक है, भाई ने, वाली साहब ने कर्जा पकड़ के जो जो बंद कहते थे वो पूरे कर देते थे, खर्चा हो जाता था। ठीक है ना जी। तो अभी जब मैं डिस्चार्ज होके वापस गया हूँ और काम करने के लिए दोबारा आया हूँ तो बाइक्स को निकाल के कम से कम मैं 5.25 लाख का कर्जा ही हो गया हूँ, हालांकि मेरे पास 6 माह से काम भी नहीं है। कमाल हो गया। कैसे उतरेगा कर्जा? बस अल्लाह पे भरोसा है, अब काम करेंगे, जाहिर सी बात है। ये 9 मई के एक दिन ने पूरी जिंदगी नहीं उलट पुलट करके रख दी। 9 मई में देखें जी, समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। हालांकि उस दिन हम सामने थे, 3 घंटे हम खड़े रह गए हैं, हमने सारा कुछ देखा भी है अपनी आंखों से। ठीक है ना, अब खड़े हैं, शेलिंग इतनी होती है, अब देखें कि शेलिंग के दौरान हमें वहां पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। वैसे ही मैं खुद और काफी बच्चे ऐसे थे जो कि वहां पे तबीयत नासाज हो गई उनकी। ठीक है ना, और ऊपर से उन्होंने पानी भी बंद कर रखे थे। कमाल हो गया। और जब मैं वापस गया हूँ तो 2 दिन मैं खुद बीमार रह गया हूँ। हाँ, वो शेयरिंग से हो जाता है बंदा का, सांस के मसाइल और ये। अब जिंदगी नॉर्मल हो गई है कुछ? नहीं, जिंदगी नॉर्मल क्या होनी है, जिंदगी और परेशानियों में डूब गई है। अगर परवेज साहब ना होते तो शायद आज मैं बाहर भी ना होता। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र करता हूँ कि उन्होंने करम किया हमारे ऊपर, और उनके बाद फिर मलिक परवेज साहब है। मलिक साहब हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की मदद की उन्होंने। नारिन एंड में अवैस की स्टोरी आपके सामने लाने का एक पर्पस था सर, लेट्स हेल्प हिम आउट। बहुत सारी कहानियां इस तरह की हैं कि जहाँ वो तबाही उतरी है कि ये लोग खुद से रिकवर नहीं कर सकेंगे। इन्वेस्टिगेट कीजिएगा बहावलपुर में या जहाँ पर भी, मैं अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको इसकी कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगा। लेट्स हेल्प हिम आउट, लेट्स गेट हिम आउट ऑफ दिस मेस। इसने कुछ भी नहीं किया हुआ, और ये इसके जो जो हुआ है कुछ साथ कहानी वो सारी आपके सामने। अपना ख्याल रखिएगा।